हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 19। ओके, तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हमने सीखा। ओके, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर 18 में हम लोगों ने मुख्य शब्द कीवर्ड्स के बारे में जाना था। तो हम लोग इस लेक्चर में हमने सीखा अर्थात चैप्टर 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा इसके बारे में आज जानेंगे। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा तत्वों को धातु, अधातु एवं उपधातुओं में बांटा जा सकता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो तत्व है उसको धातु, अधातु एवं उपधातु में बांटा गया है। ओके, जिस प्रकार से हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में देखा था कि धातु को अलग स्थान, अधातु को अलग स्थान एवं उपधातु को अलग स्थान दिया गया है। अधातु ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं। ओके, तो जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल्स होता है वह ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था तीनों अवस्था में पाया जाता है। किंतु जो धातु होता है वह केवल ठोस ही अवस्था में पाया जाता है। धातु की अपेक्षा अधातु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ओके, तो जो अधातु की जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वह धातु की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अधातु क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है, अर्थात अधातु क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस वजह से अधातु की जो विद्युत ऋणता होता है वह धातु की अपेक्षा अधिक होता है। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं। अपरूप किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का एक से अधिक रूप में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। तो अपरूपता किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण तो समान होता, भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होता है, वो अपरूप कहलाता है। एवं इस प्रकार के तत्व की एक अवस्था का एक से अधिक रूप में पाया जाना ही अपरूपता कहलाता है। ओके, तो जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन का जो अपरूपता होता है, जैसे कि हीरा हो गया, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चारकोल, ये सभी कार्बन के अपरूप होता है। ओके, कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ओके, तो जो अधातु होता है वह क्या होता है, ना ही उसमें विद्युत का चालन होता है, ना ही उसमें ऊष्मा का चालन होता है, अर्थात किंतु जो कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट होता है उसमें विद्युत का चालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत का चालक होता है। उसके पश्चात जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अर्थात जो अधातु होता है वह सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ओके, तो अधातु क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि कोई अधातु लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। तो अधातु जैसे कि नाइट्रोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, अधातु नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, वो है ऑक्साइड बनाता है। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो इसका जो प्रकृति कौन सा होता है, वह अम्लीय होता है। तो अधातु या ऑक्सीजन से क्रिया कर अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ओके, इसका जो नेचर, इसका जो प्रकृति है क्या, अम्लीय प्रकृति का होता है। ओके, इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, इसको याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रकृति में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस के रूप में मिलती है। ओके, तो जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एवं नाइट्रोजन में द्विपरमाणु तथा दो परमाणु के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात हाइड्रोजन H2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में एवं नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलता है। ओके, और धातु तथा धातु आपस में अभिक्रिया कर आणिक यौगिक बनाता है। ओके, जो अधातु होता है वह धातु के साथ क्रिया करके आणिक यौगिक बनाता है। कैसे? तो चलिए इसको समीकरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि अधातु लेते हैं, जैसे कि यहां पर लेते हैं सोडियम। ओके, सोडियम क्या है, सोडियम धातु है। और क्या लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, अधातु। ओके, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल और Cl2 के 2। तो ये क्या बनता है, 2NaCl बनता है। क्या बनता है, 2NaCl। ओके, ये क्या है, साल्ट। ओके, साल्ट का जो फार्मूला होता है यही होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, अर्थात अधातु अधातु तथा धातु आपस में विक्रिया कर आणिक यौगिक बनाता है, अर्थात यह आणिक यौगिक बनाता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने NaCl लिया है। ओके, तो NaCl बना तो Na और Cl को अलग करते हैं, जैसे कि चलो एक ही साथ रख देते हैं। जैसे कि Na सोडियम, सोडियम क्या होता है, धातु होता है, और क्लोरीन क्या होता है,
अधातु होता है। चूंकि अधातु होता है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण क्लोरीन में माइनस आयन आता है। चूंकि Na+ क्या होता है, धातु होता है, इस वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इस वजह से इस पर पॉजिटिव आयन आता है। ओके, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है। ओके, अब जैसे कि सोडियम का अगर फार्मूला के अनुसार समझे तो जैसे कि इसके एटॉमिक नंबर के अनुसार समझे तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 11 होता है सोडियम का, और क्लोरीन का कितना होता है, 17। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो सोडियम का जो 72 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वह इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 281, और क्लोरीन का मिलेगा 287। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि क्लोरीन को क्या है, अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस वजह से क्या सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिस वजह से यहाँ पर माइनस आयन आता है। किंतु जो सोडियम होता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आयनिक यौगिक के बारे में समझ लेते हैं कि आयनिक यौगिक क्या होता है। तो वह यौगिक किसी विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन घटकों में टूट जाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन घटकों में टूट जाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं हम लोग जल में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर NaCl है, मान लीजिए H2O के साथ या फिर HOH के साथ क्या करते हैं हम लोग, कोई जेली विलयन में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, घोलते हैं, अर्थात इसको जेली विलयन में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो यह दो भागों में टूट जाता है, Na+ और Cl- में। अर्थात आयनिक यौगिक क्या होता है, तो वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन घटकों में टूट जाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। आई होप आप लोगों को आयनिक यौगिक समझ आया होगा। अधातु आपस में विक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ओके, जो अधातु होते हैं वह आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। इसको भी क्या है, रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। जैसे कि अधातु लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। इसी प्रकार क्लोरीन भी क्या होता है, अधातु होता है। जब दोनों की जब दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, वह है ACl, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, तो यही क्या कहलाता है, सहसंयोजी यौगिक। ओके, तो चलिए हम लोग सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो जिन यौगिकों के अणुओं में परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होता है उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, तो जिन यौगिकों के अणु में परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होता है उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ओके, तो सहसंयोजी यौगिक से पहले चलिए हम लोग क्या है, इसके सहसंयोजी बंध को समझते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। उसके पश्चात क्या है, सहसंयोजी यौगिक के बारे में हमको पता चलेगा कि आफ्टर ऑल सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। ओके, तो सहसंयोजी बंध क्या होता है, तो वह रासायनिक बंध जिसमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन मतलब अर्थात समान रूप से भाजन होता है, अर्थात समान रूप से विभाजन होता है, उसको ही सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, तो जिन यौगिकों की परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पर है क्लोरीन। इसका क्लोरीन का कितना 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 6 और 1 7, और हाइड्रोजन का 1। ओके, तो जब दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं अर्थात बंध बनाते हैं, अर्थात सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में क्या होता है, जुड़े होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन को मतलब ग्रहण करके जो क्लोरीन है वह अपना अष्टक पूर्ण करता है, तथा इस प्रकार के हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके क्या अपना अष्टक पूर्ण करता है। इस प्रकार से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजी बंध या साझा बंध कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि धातु आपस में अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ओके, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागकर H+ आयन प्रथम समूह के तत्व के समान तथा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर H- आयन 17वें समूह के हैलोजन तत्व के समान बनाते। ओके, तो हमको पता है कि जो हाइड्रोजन H+ आयन एवं H- आयन दोनों देता है। H+ आयन देकर क्या है, वो प्रथम समूह के तत्व के समान प्रदर्शित करता है, तथा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर H- आयन अर्थात 17वें समूह के हैलोजन तत्व के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। ओके, हाइड्रोजन धात्विक ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचयित करता है। ओके, जो हाइड्रोजन होता है वह धात्विक ऑक्साइड अर्थात धातु के ऑक्साइड को क्या करता है, संगत धातु में अपचयित करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि
एक धात्विक ऑक्साइड लेते हैं जैसे कि कॉपर ऑक्साइड। ओके, ये सी और ये यू है, इसको बोलते हैं कॉपर। और कॉपर ऑक्साइड की क्रिया क्या है, H2 अर्थात हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉपर प्लस H2O। अर्थात जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, धात्विक ऑक्साइड इस कॉपर ऑक्साइड को क्या संगत धातु अर्थात कॉपर में इसको अपचयित कर देता है। ओके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं 200 वायुमंडलीय दाब पर लोहा उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्साह की उपस्थिति में अमोनिया बनाते हैं। ओके, तो जैसे कि इसको हम लोगों ने जाना था कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं 200 वायुमंडलीय दाब पर लोहा उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्साह की उपस्थिति में अमोनिया बनाता। तो चलिए इसको रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, तो यह नाइट्रोजन है और यहाँ लेते हैं हाइड्रोजन। ओके, तो कितने, तो 400 यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, जैसे कि 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं 200 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, आई मीन एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, अर्थात ATM का अर्थात क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। ओके, तो क्या बनाता है, 2NH3 अर्थात अमोनिया बनाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर क्रिया करके क्या बनाता है, N2 + 3H2 करके 2NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन की क्या 6, तो 2 दिया 6 और नाइट्रोजन का 2। तो इस प्रकार से यार 2NH3 अमोनिया बनाता है। ओके, तो और इसको याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया को हैबर प्रक्रम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, हैबर प्रक्रम। ओके, यदि अगर एग्जाम यदि हैबर प्रक्रम को समझाइए, यदि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसी प्रक्रिया को ही हैबर प्रक्रम बोला जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।